नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों इस वीडियो में देखने वाले हैं यूपीएससी एग्जाम 16 नवंबर 2021 के प्रथम पारी में पूछे गए 40 में से 30 जीके के सवाल एग्जैक्ट सवाल मिल चुके, तो सारे सवाल एक्स्ट्रा फैक्ट जानने वाले हैं जो आने वाले शिफ्ट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो बने रहेगा वीडियो के एंड तक। इसकी पीडीएफ फाइल ऑल शिफ्ट की एक साथ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाती है। तो जिन भी कैंडिडेट ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो। तो इन सभी कैंडिडेट का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने रियल और ऑथेंटिक सवाल है प्रथम सेट को टेलीग्राम पर सेंड किया। आप भी अपने सेट में पूछे गए सवाल भेज सकते हो। इसके लिए आपको टेलीग्राम से जुड़ना होगा। तो प्रथम पारी के ये सभी इंपॉर्टेंट सवाल जाने उससे पहले मैं आपको बता दूं, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हो, अपनी तैयारी को परखने के लिए, सही डायरेक्शन देने के लिए, टाइम मैनेजमेंट हो गया, ऑल इंडिया में क्या रैंक आ सकती है, कौन सा सेक्शन वीक है, इन सभी के लिए मॉक टेस्ट लगाना बहुत ज़्यादा जरूरी। इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। और मॉक टेस्ट के लिए टेस्ट बुक इसलिए बेहतरीन प्लेटफॉर्म है क्योंकि यहाँ पर आप अनलिमिटेड मॉक टेस्ट, सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट आपको एक ही पास के अंतर्गत मिल रहे हैं। अभी लास्ट डे है इस डील का, जो कि 12 मंथ की बजाय आपको 14 मंथ में ये जो पास मिल रहा है 14 मंथ का, जिसमें सभी एग्जाम्स के मॉक टेस्ट अवेलेबल है, ये आपको मात्र 280 रुपये मिल रहा है। इसके लिए आपको टीटीजी के कूपन कोड यूज करना पड़ेगा और आपके 120 रुपये का यहाँ पर डिस्काउंट मिल जाएगा। ज़्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जहाँ से आप टेक्स्ट बुक ऐप या फिर वेबसाइट दोनों से ये मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हो, जो सेम एग्जाम पैटर्न और डैशबोर्ड पर आधारित रहते हैं। तो चलिए यहाँ पर सवाल कंटिन्यू करते हैं जो आज आपके प्रथम पारी के पूछे गए हैं। तो आपके सामने पहला सवाल, 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं। इससे पहले पूछा गया था 12वीं अनुसूची में कितने विषय, उसमें मैंने बताया था 11वीं में 29 विषय हैं और जो 12वीं अनुसूची है उसमें 18 विषय हैं। 11वीं अनुसूची कब ऐड की गई है? जो 73वां संविधान संशोधन हुआ था 1993 में, इसके द्वारा संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई है, जिसमें 29 विषयों की जो सूची है उसकी व्यवस्था की गई है। 11वीं अनुसूची में क्या है? पंचायतें। और 12वीं अनुसूची में टोटल कितने विषय हैं? 18 विषय। यहाँ पर 12वीं अनुसूची से एक अलग सवाल भी पूछा गया कि 12वीं अनुसूची में क्या है। तो जो भी नगरीय शासन प्रणाली है वो 12वीं अनुसूची में है, जो कि 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1993 के द्वारा इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया है 12वीं अनुसूची को। चुनाव आयुक्त का कार्यकाल, मुख्य चुनाव आयुक्त के कार्यकाल की बात करें तो 6 वर्ष का कार्यकाल रहता है या फिर 65 वर्ष, जो भी पहले हो वो उनका टेन्योर हो जाएगा। और यदि अन्य जो भी चुनाव आयुक्त है, मुख्य चुनाव आयुक्त के बजाय अन्य जो चुनाव आयुक्त हैं, उनका जो टेन्योर रहता है वो 6 वर्ष या फिर 62 साल, जो भी उम्र 62 साल पहले होती है या फिर 6 वर्ष है। अंतर क्या है? मुख्य चुनाव आयुक्त 65 साल है, बाकी में 62 साल है। और किस में है? निर्वाचन है। तो संविधान के भाग 12 में आर्टिकल 324 से 29 में निर्वाचन संबंधित उपबंध है। नेक्स्ट वन, यहाँ पर केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना कब हुई थी? केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना है वो 1926 में हुई थी। 1 अक्टूबर 1926 को केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी। संविधान के भाग 14 के अंतर्गत ये आर्टिकल 315 से 323 में संघीय लोक सेवा आयोग और राज्यों के लिए राज्य लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान है। नेक्स्ट वाले यहाँ पर, संघ सूची में मूलत कितने विषय थे? संघ सूची में शुरुआत में जो विषय थे उनकी बात हो रही तो उस समय 97 विषय थे। वर्तमान में संघ सूची में टोटल 100 विषय हो चुके हैं। समवर्ती सूची में मूलत यानी शुरुआत में विषय थे वो 47 थे, वर्तमान में 52 विषय हैं समवर्ती सूची में। और जो राज्य सूची है इसके शुरुआत में 66 विषय थे, वर्तमान में 61 विषय हैं। अगला सवाल यहाँ पर, बाल संरक्षण अधिनियम में संशोधन कब हुआ है? तो बाल संरक्षण अधिनियम की बात करें तो ये जो एक्ट आया था, कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट एक्ट है, 2005 में पारित हुआ था। इसमें संशोधन वैसे 2006 में हुआ। यदि आपको पूछा किशोर न्याय अधिनियम, तो किशोर न्याय जो बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम 2015 में पारित हुआ था। इसमें अभी संशोधन 2021 में ये बिल आया है। तो कौन सा पूछा गया आप कमेंट करके बताना इनमें से। 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत प्रस्तावना में कौन से 3 शब्द ऐड किए गए हैं? 1976 में जो 42वां संविधान संशोधन हुआ है इसमें 3 शब्द हैं, जैसे मिनी संविधान कहा जाता है। 3 शब्द कौन से? प्रस्तावना की बात हो रही, प्रस्तावना में पहली बार और कह सकते हो ये अंतिम बार, अब तक एक बार ही संशोधन हुआ प्रस्तावना में, जिसमें 3 शब्द हैं, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता ऐड किए गए हैं, जो 1976 में हुआ था 42वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट वन, यहाँ पर मोटर व्हीकल एक्ट, प्रत्येक सेट में सवाल आ रहा है, जो 2019 का संशोधित एक्ट है मोटर व्हीकल। इसमें एक तो धारा से पूछ रहा है किस धारा में क्या प्रावधान किया गया है जुर्माने का, एक पूछ रहा है क्या जुर्माना लगता है कितने रुपए का। तो इसमें पूछा गया है किस धारा के तहत बिना टिकट बस में यात्रा करते तो उस केस में 500 रुपये का जुर्माना देना होगा। तो ये धारा 178 हुई है। कौन सी? 178 धारा के अकॉर्डिंग बिना टिकट बस यात्रा करने पर 500 रुपये का जुर्माना देना होगा। यदि मैं रेलवे एक्ट की बात करूँ तो रेलवे की धारा 55 है, जिसमें बिना टिकट यात्रा करने को क्राइम माना गया है रेल में, और इसके लिए धारा 137 के तहत 6 महीने जेल की सजा और जुर्माने का
प्रावधान है। धारा 192 ए में क्या कहा गया, क्योंकि एक स्टूडेंट ने बताया कि बिना परमिट वाला वाहन चलाने पर कौन सी धारा के तहत जुर्माना लगता है, तो 10,000 रुपये का जुर्माना धारा 192 ए के तहत। संविधान मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान की जो ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। और संविधान मसौदा समिति में टोटल 7 सदस्य थे। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर इनका नाम है, एन गोपाल स्वामी, भीमराव अंबेडकर, के एम मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, बी एल मित्तर, डी पी खेतान और एन माधव राव। देखिए इनमें से एग्जाम में सवाल पूछा गया है एनटीपीसी में, संविधान मसौदा समिति के कौन सदस्य नहीं रहे, तो 7 सदस्य थे। इनमें भी इस्तीफा दिया था एन माधव राव, उन्होंने बी एल मित्तर का स्थान लिया जिन्होंने बीमार स्वास्थ्य के कारण इस्तीफा दिया था। इनके स्थान पर एन माधव राव आए थे बाद में। और साथ ही साथ टी टी कृष्णमाचारी भी यहाँ पर सदस्य बने थे। इन्होंने डी पी खेतान का स्थान लिया जब उनकी मृत्यु हो गई थी 1948 में। तो 7 सदस्य थे टोटल और 2 ये बाद में ऐड किए गए थे। नेक्स्ट सवाल यहाँ पर, किस चार्टर अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त किया गया था? चार्टर अधिनियम 1813 के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में किसका प्रयोग होता है? वैक्यूम ट्यूब का। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में, दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर है, तीसरी पीढ़ी में इंटीग्रेटेड सर्किट का और चौथी पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया जाता है। खिलाफत आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई है ये पूछा, तो बम्बई से। कहाँ से? बम्बई से हुई है। कब हुई है? मार्च 1919 में हुई है, जब खिलाफत समिति का गठन हुआ था बम्बई में, वहीं से खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हुई थी। इसकी शुरुआत किसने की थी? तो मोहम्मद अली और शौकत अली बंधु हैं, इन्होंने मार्च 1919 में की थी। जनवरी 1921 तक ये सक्रिय रहा था खिलाफत आंदोलन। और सितंबर 1920 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में महात्मा गांधी जी ने भी इस आंदोलन का समर्थन दिया था। उत्तर प्रदेश को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? तो उत्तर प्रदेश को पहले यूनाइटेड प्रोविंस नाम से जाना जाता था। यूनाइटेड प्रोविंस उत्तर प्रदेश का पहले नाम था। सीबीआई किस विभाग के अंतर्गत आता है? सीबीआई है ये दोस्तों कार्मिक प्रशिक्षण विभाग, जो मिनिस्ट्री है वो कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। आर्टिकल 45 में संशोधन किस संविधान संशोधन के तहत हुआ है? अनुच्छेद 45 में 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002 में हुआ था, जिसमें अनुच्छेद 45 में जो 6 साल से कम उम्र के बच्चों की शुरुआती देखभाल और उनकी शिक्षा की व्यवस्था की गई है आर्टिकल 45 में। और इसमें विशेषकर 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में क्या है, आर्टिकल 21 शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया है, जो कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा। अगला सवाल, गन्ने के लिए उचित और लाभकारी मूल्य, फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइसिंग, जो FRP है, बाकी जो भी कॉमोडिटी फसलें हैं उनके लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, केवल एक फसल है गन्ना, उसके लिए उचित और लाभकारी मूल्य है। ये कौन इन लाभकारी मूल्य को निर्धारित करने की या फिर सिफारिश किसके द्वारा की जाती है? तो MSP हो गया, या फिर गन्ने के लिए उचित और लाभकारी मूल्य है ये CACP यानी कृषि लागत और मूल्य आयोग है, जो कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइजेस के द्वारा ये निर्धारित किए जाते हैं। इसकी स्थापना CACP आयोग की स्थापना 8 जनवरी 1965 में हुई है। प्रीवियस एग्जाम में पूछा जाता है टोटल कितनी फसलों पर MSP लगती है, तो टोटल 23 फसलें MSP के अंतर्गत आती है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस के अंतर्गत। नई अखिल भारतीय सेवा का गठन किसके द्वारा हो सकता है? तो वो राज्यसभा प्रस्ताव के द्वारा होगा। बाकी इस टाइप से पूछा गया है कि जो अखिल भारतीय सेवाएं हैं, ठीक है, तो संसद के द्वारा हो जाएगा। भारतीय संविधान का आर्टिकल 312 कहता है कि संसद को संघ और राज्यों के लिए एक या एक से अधिक अखिल भारतीय सेवाएं बनाने का अधिकार प्राप्त है। संसद ऑप्शन में था तो वो आप टिक कर सकते थे, जो कि आर्टिकल 312 में बताया गया है। IT एक्ट की धारा 66A किससे संबंधित है? जिनका भी एग्जाम प्रथम पारी में था कमेंट करके बताना। 60A से पूछा गया या फिर श्रेया सिंगल बनाम भारतीय संघ, क्योंकि इन दोनों का संबंध है वो 60A से ही है, मैं बताता हूं। यदि इस प्रकार पूछा गया है कि IT एक्ट की धारा 66A किससे संबंधित है, तो इस धारा के तहत पुलिस को यह अधिकार दिया गया था कि वह सोशल साइट पर, जो फेसबुक है इत्यादि पर, इंस्टाग्राम वगैरह सोशल साइट्स पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले को गिरफ्तार कर सकती है। किसी भी ब्लॉग वगैरह में सोशल साइट पर कोई आपत्तिजनक टिप्पणी करता है तो उनको पुलिस गिरफ्तार कर सकती है। और सुप्रीम कोर्ट ने बाद में IT एक्ट की इस धारा को असंवैधानिक करार देते हुए निरस्त किया था। तो ये जो धारा थी 66A। अब इनसे संबंधित जो केस हुआ था, यदि इससे अलग से पूछा गया कि श्रेया सिंगल बनाम भारतीय संघ कोर्ट केस है जिसमें इस धारा को असंवैधानिक करार दिया गया था, निरस्त किया गया था, वो इसी से संबंधित है 66A से। तो श्रेया सिंगल बनाम भारत संघ भारत में ऑनलाइन भाषण और मध्यस्थ दायित्व के मुद्दे पर 2015 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के 2 न्यायाधीशों की पीठ के दौरान निर्णय हुआ था, जिसमें उन्होंने बताया कि आर्टिकल 19(1) के A के तहत गारंटीकृत भाषण की जो स्वतंत्रता है उसके उल्लंघन हो रहा है। सो यहाँ पर 66A जो आपत्तिजनक आप सोशल साइट पर टिप्पणी करते हो, ये जो धारा है इसको
इसको असंवैधानिक करार दिया गया था इसी केस में। नेक्स्ट सवाल यहाँ पर राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का होता है, सभी को पता है। और इसमें प्रत्येक, क्योंकि ये आपके स्थायी सदन है, यानी 1/3 सदस्य है वो हर 2 साल में सेवानिवृत्त होते हैं। जनगणना किस विभाग या फिर किस मंत्रालय, तो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है जनगणना। केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम कब पारित हुआ था? केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम है ये 2003 में पारित हुआ था। सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर है वर्तमान में वो सुरेश एन पटेल है। और केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन है वो 1964 में हुआ था। गठन का पूछा तो 1964 हो जाएगा, और अधिनियम का पूछा तो 2003 में इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया था। यहाँ पर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन से आज फिर सवाल पूछा गया है। एग्जैक्ट क्या सवाल था कमेंट करके बताना। जो जनहित याचिका है एक ऐसी याचिका होती है जिसके माध्यम से पीड़ित व्यक्ति स्वयं या अन्य कोई व्यक्ति या संस्था है उस पीड़ित व्यक्ति की ओर से न्यायालय में प्रश्न उठा सकती है। छोटी आंत में अंगुली नुमा प्रवृत्ति क्या कहलाती है? जो बिल्ली आपको ऑप्शन दे रखा था, अंकुर या बिल्ली हो जाएगा छोटी आंत में। नेक्स्ट यहाँ पर भू राजस्व कर किस सूची का विषय है? दोबारा रिपीट हुआ, कल भी आया था। राज्य सूची का विषय है भू राजस्व कर। सीआरपीसी की धारा से एक सवाल आया, स्टूडेंट ने बताया कि धारा 81 थी, तो आप कमेंट करके बताना यही धारा थी या फिर अलग धारा से। सीआरपीसी की धारा से आज एक सवाल पूछा गया है। तो दंड प्रक्रिया संहिता में सीआरपीसी की धारा कहती है कि उस मजिस्ट्रेट द्वारा प्रक्रिया जिसके समक्ष ऐसे गिरफ्तार किया गया व्यक्ति लाया जाए, तो मजिस्ट्रेट के समक्ष जो गिरफ्तार किया हुआ व्यक्ति लाया जाए, उससे संबंधित सीआरपीसी की धारा 81 है। अनुच्छेद 358 और 359 किससे संबंधित है? तो ये दोस्तों अनुच्छेद है आपातकाल के दौरान जो निलंबन हो रहा है आर्टिकल का। आर्टिकल 358 का प्रभाव सिर्फ अनुच्छेद 19 के तहत प्रदत्त मूल अधिकार के निलंबन पर पड़ता है, और आर्टिकल 359 है इसका प्रभाव है सभी मूल अधिकार जो कि 19, 20, 21 है, इनके निलंबन पर भी प्रभाव पड़ता है जब आपातकाल लागू होता है। 19 में आर्टिकल सिर्फ 19 का निलंबन होगा, वो आर्टिकल 358 में, और 359 में 19, 20, 21 इन सभी आर्टिकल का उल्लंघन निलंबन किया जाता है। अगला सवाल, भारत के एक ही क्षेत्र में रहने वाले लोगों को क्या कहा जाएगा? ये ऑप्शन था क्षेत्रवाद, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, और कौन सा ऑप्शन था आप कमेंट करके बताना जिनका एग्जाम था। स्टूडेंट ने बताया कि उत्तर प्रदेश के 2 बोर्ड की स्थापना से सवाल पूछा गया था, जिनको भी याद है कमेंट कर देना कौन सी 2 बोर्ड की बात हो रही थी। अंतिम सवाल यहाँ पर दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है, जो कि 10वीं अनुसूची का विषय है। और दल बदल ये 52वां संविधान संशोधन 1985 के माध्यम से इसको ऐड किया गया है। इसके दल बदल विरोधी कानून क्या बताता है कि कोई भी राजनीतिक दल को किसी अन्य राजनीतिक दल में उसके साथ विलय करने की अनुमति दी गई है। शर्त क्या है उसकी? कम से कम 1/3 विधायक है वो विलय के पक्ष में हो। तो इस टाइप 40 में से ये 30 सवाल मिले हैं। 1-2 सवाल में जो भी डाउट संशोधन है वो कमेंट करके बता देना, जिनका भी प्रथम पारी में एग्जाम था। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत कम कैंडिडेट है अपने सेट में पूछे गए सवाल भेजते हैं, तो जिन भी कैंडिडेट का भी एग्जाम नहीं हुआ है, जब भी एग्जाम होता है तो आपको टेलीग्राम चैनल पर मैसेज लिंक मिल जाती है सवाल सेंड करने की। जैसे ही आपका एग्जाम होता है वहाँ पर ये लिंक एक्टिव हो जाती है, तो लिंक पर क्लिक करके मेरे को डायरेक्टली आप टेलीग्राम पर मैसेज भेज सकते हो, और इसकी पीडीएफ फाइल भी टेलीग्राम पर अवेलेबल हो जाती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, यानी ऑल सेट के वीडियो के साथ। वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों।